नमस्कार, मैं हूं सिमरन और स्वागत है आपका Cloud9 न्यूज़ में। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें कौन कौन सी हैं। बिहार की सियासत में एक बार फिर जाति आधारित जनगणना को लेकर बात छिड़ गई है। इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल्द ही जाति आधारित जनगणना कराने पर फैसले पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही है। नीतीश कुमार ने पटना में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही स्पष्ट किया था कि राज्य आधारित जनगणना करने का विकल्प खुला है। वो जल्द ही इस मामले पर चर्चा करेंगे। इस कवायद पर सर्वसम्मति से निर्णय लेने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। कोई भी निर्णय सर्वसम्मति से ही लिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को दिल्ली से लौटने के बाद पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए शराबबंदी के बारे में कहा कि लॉ एंड ऑर्डर और अपराध के खिलाफ जैसी कार्रवाई होती है उसी तरह इस पर भी पूरी सक्रियता के साथ कार्रवाई करनी है। इसके लिए फिर से व्यापक अभियान चलाएंगे। जातीय जनगणना पर लालू प्रसाद के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने क्या कहा हमें मालूम नहीं है, उनसे अभी हमारी कोई बातचीत नहीं होती है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक काम की खबर है। बीएसईबी ने दोनों कक्षाओं की परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। बोर्ड के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के माध्यम से आज 20 नवंबर 2021 को परीक्षा की तारीखों की घोषणा की गई है। मैट्रिक यानी कक्षा 10 की परीक्षा 17 फरवरी 2022 से और इंटर यानी 12वीं की परीक्षा 1 फरवरी 2022 से शुरू की जाएगी। गौरतलब है कि बीएसईबी 10वीं और 12वीं परीक्षा 2022 प्रत्येक दिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 1:45 से शाम 5 बजे तक ली जाएगी। स्टार महिला भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को इंडोनेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में हार मिली। सिंधु को जापान की दिग्गज खिलाड़ी अकाने यामागुची ने हराया है। टोक्यो ओलंपिक के बाद यह लगातार दूसरा टूर्नामेंट है जिसके फाइनल में सिंधु प्रवेश नहीं कर सकी। सेमीफाइनल मुकाबले में सिंधु कभी भी यामागुची को टक्कर नहीं दे सकी और दोनों सेट में जापानी खिलाड़ी का दबदबा रहा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 5वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली के विज्ञान भवन में इंदौर को नंबर 1 शहर, 12 करोड़ का सफाई मित्र और 5 स्टार रेटिंग का अवार्ड दिया। इस लिस्ट में इंदौर के बाद सूरत और विजयवाड़ा को रखा गया है। यूपी के वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का खिताब मिला है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत भारत को कचरा मुक्त बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की तर्ज पर कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी के तहत प्रमाणित शहरों को इस समारोह में सम्मानित किया गया। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने सरकार से मांग की है कि किसानों की उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए नया कानून तैयार किया जाए। इसके साथ किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस भी लिया जाए। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि देश में तीव्र आंदोलन के बाद 3 विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा देर आए दुरुस्त आए कहकर स्वागत करने योग्य है, मगर इसे चुनावी स्वार्थ और मजबूरी का फैसला बताकर भाजपा सरकार की नीयत पर भी शक किया जा रहा है। इसलिए इस बारे में कुछ और ठोस फैसले लेने बहुत ज़रूरी हैं। शुक्रवार को मुकाबलों की T20 सीरीज़ के दूसरे मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से शिकस्त दी। यह मैच रांची में खेला गया था। मैच के बाद भारतीय T20 टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि उनका काम युवाओं को खुलकर खेलने की आज़ादी देना है। गौरतलब है कि रोहित शर्मा ने इस मैच में 36 गेंदों में 55 रनों की पाली खेली थी, जिसमें उन्होंने 5 छक्के और 1 चौका लगाया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि कोरोना टीके की दोनों खुराक पाने वालों की संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है, लेकिन टीकाकरण को और तेज करने के लिए ठोस प्रयास की ज़रूरत है। उन्होंने निर्देश दिया कि घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जाए। अब तक पहली डोज ना पाने वालों की अलग सूची तैयार कराएं। जिन व्यक्तियों का दूसरा डोज हो गया है उनकी अलग से सूची बनाई जाए। दिव्यांग, असक्षम, निराश्रित वृद्धजनों से संपर्क कर उनका टीकाकरण कराएं। सीएमओ स्तर से ग्राम प्रधानों, पार्षदों का सहयोग लिया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा की कोर कमेटी की आज हुई बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में किए गए फैसले और आगे की रणनीति पर अब कल चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के फैसले के बाद अब बैठक में आगे की रणनीति तैयार की जा रही है।
बैठक के बाद ही किसानों की आगे की रणनीति का ऐलान किया जाएगा। शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी करते हुए कहा था कि अभी उनकी लड़ाई पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून लागू नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा को किसानों के धैर्य की ऐतिहासिक जीत करार देते हुए मोर्चा ने कहा, कानून वापसी की संसदीय प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उड्डयन मंत्रियों से बात की और हवाई यातायात को बढ़ाने के लिए जेट ईंधन पर मूल्य वर्धित कर में कटौती करने को कहा। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने विंग्स इंडिया कार्यक्रम 2022 का उद्घाटन करते हुए कहा कि एटीएफ पर मौजूदा कर ढांचे के साथ आपके पास एक मजबूत सिविल एविएशन सेक्टर नहीं हो सकता है और इस बात पर मैं बहुत स्पष्ट हूँ। बता दें कि विंग्स इंडिया कार्यक्रम 2022 सिविल एविएशन पर एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है। ऐसे ही डेली न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल Cloud9 को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।